नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज सामान्य हिंदी की प्रश्नोत्तरी पर। और यह प्रश्नोत्तरी जो है वो सभी जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें आपको लाभान्वित करेगी। तो यह जो हमारी प्रश्नोत्तरी है यह उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो आपका री एग्ज़ाम होना है उसके लिए, आर ओ की जो परीक्षा होनी है उसके लिए, और जितनी भी तमाम आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं उनके लिए, सब के लिए आपको बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो चलिएगा हम लोग वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा, इसमें आपको जितने भी परीक्षाएं हैं उन सबको, जो भी आपको परीक्षाएं देनी रहती हैं उन सब के लिए आपकी यह प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। हमारा साथियों पहला प्रश्न है कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, विपिन, बाप, रश्मि या विकट। बताइएगा कि अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका कौन सा सही होगा। देखिए, अरण्य माने होता है कहें तो जंगल। अरण्य माने जंगल होता है। और यहाँ बापू और रश्मि किरण, विकट माने कह सकते हैं कठिन, और बापू माने हम यहाँ किसी पिता के लिए, स्वामी के लिए कह देते हैं। और विपिन माने जंगल होता है। विपिन माने भी जंगल होता है और अरण्य माने भी जंगल। तो आपका इसमें पहले क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन सही है। देखते दूसरा, आप शब्द का सर्वनाम है। आप शब्द का सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम। आप शब्द की बात कर रहे हैं तो देखिए, जो आप है उसका अर्थ क्या होता है। आप शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो आपका होता है कहें तो स्वयं, या कहें तो खुद, ठीक है, या सेल्फ अंग्रेजी में कहें तो ये आपका शब्द है आप माने। तो यहाँ निज एक शब्द होता है, निज। निज माने अपना या आपका, ठीक है, निज। तो निज जो शब्द है हम उसकी बात करेंगे तो निज माने भी आप होता है। निज माने भी क्या होता है, आप। तो निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है। अब मैं उदाहरण एक देता हूँ आपको। जैसे मैं कहूँ माँ, मैं आप, या इसको कह सकते हैं अपने आप, या स्वयं, या खुद, है ना, खाना खा लूँगा, खुद खाना खा लूँगा। ये एक वाक्य बन गया, ठीक है। माँ, मैं आप, या अपने आप, या स्वयं, या खुद खाना खा लूँगा। तो आप जो है वो निजता को प्रकट करता है। तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सही, निजवाचक। अगला देखते हैं, चराचर का संधि विच्छेद बताना है। चराचर का संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइएगा चराचर का संधि विच्छेद। देखिए, चराचर का हम संधि विच्छेद करते हैं, इसमें चहादन आचर, चराधन अचर। देखो, ये जो चराचर है इसमें है आपकी संधि दीर्घ संधि। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में स्वर संधि का एक रूप है दीर्घ संधि। अब इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो दीर्घ संधि की एक संधि विच्छेद की अगर बात करें तो ये होता है, दो आपके पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। अब दोनों पदों में जो स्वर का मिलन है तो समान हो। जैसे इधर आ है तो इधर भी आ है, इधर ई है तो इधर भी ई होना चाहिए, इधर ऊ है तो इधर भी आपका ऊ होना चाहिए। माने दोनों पदों के मध्य जो स्वरों का मेल हो वो समान हो। तो इसलिए दीर्घ संधि का एक सूत्र रहता है, अकह सवर्णे दीर्घः। अक प्रत्याहार का मेल अक प्रत्याहार से ही होता है, वहां होती है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि को फिर से समझते हैं इसमें चराचर में। तो चराचर, देखिए आपका चर धन अचर, चर धन अचर की बात हमने चर और अचर। अब चर अचर की जो बात की है उसमें रा से आपका आ गया, और इधर भी आपका अचर में देखिए आ मिल गया। अब चर से आप रा से आ निकालेंगे तो ये हो जाएगा ना। तो आ और आ मिलकर हो जाएगा आपका दीर्घ।
दीर्घ संधि है ना, बड़ा आ, तो ये हो गया चरा, रा पे बड़ा आ गया, चरा चर, तो ये आपका चर धन अचर, दूसरा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम, अगला प्रश्न है परमोजस्वी, परमोजस्वी में संधि बतानी है। परमोजस्वी, देखिए परमोजस्वी में संधि बतानी है, परमोजस्वी। अब इसमें समझना है आपको, परमोजस्वी, देखिए इसकी संधि विच्छेद करेंगे, होगा परम धन ओजस्वी, ओजस्वी। अब इसका मतलब क्या है, परम धन ओजस्वी। अब देखिए ये संधि आपकी परम धन ओजस्वी का हो जाएगा, ये वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है, वृद्धि। अब वृद्धि स्वर संधि आपकी क्या कहती है, वृद्धि स्वर संधि जो है वो कहती है कि यदि आपका आकार जो है, आकार माने आपके पहले पद में आ और दूसरे पद में ओ या औ हो, ये हो, या ए या आई हो, ठीक है। आ का मेल ओ या ओ से हो और ए या आई से हो, तो ओ का जब आ का जब ओ या ओ से मेल होगा तो कहें तो औ, और ए और आई का मेल होगा तो आई हो जाता है, ठीक है। एक ये हो गई खेल। तो इसमें आप देख रहे हैं आ का मेल परम धन ओजस्वी बताया मैं, आ का मेल परम में मकार का आ निकल गया आ, ठीक है, परम में माँ से हम आ निकाल लिए तो आ वो हो गया, और ओजस्वी में ओ, आ और ओ मिलकर क्या हो गया, औ हो गया, क्या हो जाता है, औ। तो ये हो गया परमोजस्वी, परम धन ओजस्वी। देखो परम धन ओजस्वी कौन सा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है अन्वेषण, अन्वेषण में कौन सी संधि है, अन्वेषण में कौन सी संधि है, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ स्वर संधि। देखिए अन्वेषण की संधि विच्छेद करेंगे तो अन्वेषण की संधि होती है अनु, अनु धन एषण, अनु धन एषण। अब देखिए अनु धन एषण, अनु उपसर्ग है, एषण आपकी क्रिया कह सकते हैं, एषण माने इच्छा होती है, तो अनुधन एषण अन्वेषण, ठीक है। अब ये जो संधि है ये आपकी है इयण संधि। कौन सी संधि है, इयण संधि है। अब इसको हम समझ लेते हैं, इयण संधि क्या कहती है, इयण संधि कहती है यदि ई, उ और री और लिरी, संस्कृत में एक स्वर है लिरी, इनके बाद योग कोई भी करे, कोई भी स्वर करे योग, तो ई का तो या, उ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है। ई का या, उ का वा, री का रा और ली का ला हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ क्या है, अनु, उ है, उ का क्या हो जाएगा, उ का क्या होता है, उआ हो जाता है, तो उ का आपका क्या हो जाएगा, उआ हो जाएगा, ठीक है। अब ना से हमने उ का कर लिया उआ, इधर हमारा क्या था एषण, इधर हमारा एषण था, ए लग जाएगा वा पे, आधा ना शेष रह जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है हमारा गजानन में कौन सा समास है। देखिए गजानन में, गजानन, देखिए एक बात मैं बताता हूँ, जिसमें समास दिए हैं बहुब्री, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। देखिए बहुब्री का क्या खेल है, बहुब्री समास माने होता है जिस समास से किसी भी पद के, जिस सामासिक पद के क्या निकले, कई अर्थ निकलते हों या पर्यायवाची निकलते हों, या जिस समासिक पद के कई पर्यायवाची होते हैं, वो आपका बहुब्री समास होता है। द्विगु समास संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास में आपका क्या होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास आपका इसके कई भेद हैं, 6 भेद हैं, और तत्पुरुष समास में कहें तो जो जितने भी कारक हैं उनसे जुड़े हुए सभी आपके सामासिक पद होते हैं। अब देखिए इसमें दिया है बहुब्री समास, तो गजानन में बहुब्री समास है। गजानन क्यों है बहुब्री समास, गज जैसा आनन माने मुख है जिसका, तो कौन है, गणेश। अर्थात बहुब्री समास कहता है कि जहां दोनों पद प्रधान ना होकर या दोनों पद अप्रधान हो और कोई अन्य पद प्रधान हो, तो वहां होता है बहुब्री समास। गज एक पद हो गया, आनन एक पद हो गया,
तो यहाँ इनका तो कोई प्रधानता नहीं है क्योंकि गजानन माने गणेश है, तो तीसरे पद की प्रधानता है, तो ये बहुब्री समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यज्ञशाला में कौन सा समास है? यज्ञशाला, देखिए बड़ा सरल ही समास है यज्ञशाला। इसकी अगर हम संधि विच्छेद समास विग्रह करें तो यज्ञशाला का क्या होगा? यज्ञशाला का समास विग्रह अगर हम करते हैं तो आपका यज्ञ के लिए शाला क्या हो जाएगा? यज्ञ के लिए आपकी शाला, ठीक है। तो शाला माने गृह, यज्ञ के लिए शाला या गृह, ठीक है। तो अब इसमें के लिए आ गया, और के लिए क्या है? के लिए क्या है? विभक्ति है। जहां विभक्तियों का प्रयोग होता है वहां तत्पुरुष समास है, ठीक है। जहां विभक्तियों का प्रयोग हो वहां तत्पुरुष समास आपका होता है। यज्ञ के लिए शाला, तो यहां तत्पुरुष समास हो गया, और के लिए आया है तो इसलिए कौन सा समास हो गया? के लिए किस कारक की विभक्ति है? किस कारक की विभक्ति है? संप्रदान, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। यहां कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रात दिन कौन सा समास है? रात दिन में कौन सा समास है? देखिए रात दिन, जहां इन समासों में देखते हैं द्वंद्व समास भी एक आया है, बहुब्री बता दिया, पर्यायवाची जिसके मिलते हैं। अव्ययी भाव में क्या होता है? प्रथम पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में आपका क्या होता है? विभक्ति इत्यादि का आपको आना रहता है। अब द्वंद्व की बात करते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी प्रधान और दूसरा पद भी प्रधान। जहां दोनों पद प्रधान हो अर्थात दोनों ही प्रमुख हैं, वहां पे क्या होता है? द्वंद्व होता है। द्वंद्व माने द्वंद एक शब्द है, ग्रामीण अंचल का एक शब्द है द्वंद्व। द्वंद्व माने होता है शोर और ये सब। तो शोर कब होता है? जब दोनों ही चीजें कैसी हो? प्रधान हो, वहां शोर होगा। दोनों ही लोग, जैसे हम बात करते हैं एक सरल सी कि जैसे माता पिता, अब दोनों ही प्रधान है यहाँ, माता भी प्रधान, माता और पिता भी प्रधान। प्रधानता से मतलब है दोनों ही अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, उस जगह क्या हो जाएगा? दोनों में झगड़ा हो जाएगा, अर्थात द्वंद्व हो जाएगा, है ना। तो इस स्थिति में जहां विपरीत या विपरीत जैसे शब्द आते हैं, उस स्थिति में आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, ठीक है। विलोम शब्द जैसा रहे वहां द्वंद्व समास होगा, तो रात और दिन द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला देखते हैं, इतश्री होना मुहावरे का अर्थ है। इतश्री होना, बताइए, शुरू होना और समाप्त होना और तैयार होना या कि आपका अटल रहना। बताइए इतश्री का क्या अर्थ लगाएंगे? इतश्री, तो इसमें बताइए इतश्री का क्या अर्थ है? इतश्री माने, इति माने होता है अंततः, ठीक है, अंततः। देखिए एक शब्द आता है हैंस प्रूफ, जिसका अर्थ होता है इति सिद्धम। इति माने अंततः, सिद्धम माने सिद्ध होता है, तो इति माने समाप्त, अंततः समाप्त होना, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन सही है। तलवे चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है? तलवे चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत ही सरल है प्रश्न ये, प्रारंभिक थोड़े सरल हैं। अगली प्रश्नोत्तरी में थोड़ा हम कठिन भी लेके जाएंगे। खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना या भला बुरा कहना। देखिए झगड़ा करना और भला बुरा कहना ये तो गलत है। प्रशंसा करना या कि खुशामद करना, तो बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो प्रशंसा करना भी गलत है, तो खुशामद करना तलवे चाटने जैसा है। हम किसी की खुशामद करते हैं तो माने तलवे चाटने जैसा है। अगला देखिए, ढोल पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? ढोल पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत लाभ होना, जोर से कहना, भाग्य पलटना या इधर उधर भटकना। ढोल पीटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ढोल पीटना, बताइए ढोल पीटना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत लाभ होना नहीं, है ना, भाग्य पलटना ये भी नहीं, इधर उधर भटकना ये भी नहीं, जोर से कहना, है ना, कि जोर से कहना कहते हैं ना, तुम तो ढोल पीट दो, अर्थात आप ढोल पीटने जैसा, जब कोई बात हम जोर से कहें तो वो ढोल पीटने जैसी होती है। सबको सुनाने जैसी बात जब कही जाए तो वो जोर से कही जाएगी, तो जोर से कही जाएगी वो ढोल पीटने जैसे हम लोग मुहावरे का अर्थ लेते हैं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? आपको बताना है चक्रपाणी में कौन सा समास है। देखिए चक्रपाणी हमने आपको बताया था अभी, जिसके पर्यायवाची निकलते हैं जिस पद के, तो वो आपका समासिक पद जो है वो आपका किस में आएगा? बहुब्री में आएगा। तो देखिए द्वंद्व भी नहीं होगा, द्विगु भी नहीं होगा। तो चक्रपाणी माने जिसके, पाणी माने हाथ, पाणी माने क्या होता है? पाणी माने होता है हाथ, जिसके हाथ में चक्र है, तो अर्थात चक्रपाणी, है ना, विष्णु। तो आपका जिसका पर्यायवाची क्या निकला? विष्णु, ठीक है, कृष्ण, विष्णु, कोई भी, तो बहुब्री समास में जाएगा। किस में जाएगा? बहुब्री समास में। अगला देखते हैं,
प्रश्न भी अच्छे हैं। कमल नयन कौन सा, कमल नयन में कौन सा समास है बताइए। कमल नयन बताइए। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। देखिए द्विगु संख्यावाची होता है, संख्या है नहीं। और कमल नयन में बताइए तत्पुरुष, तत्पुरुष भी मुश्किल है। अव्ययीभाव बताइए, अव्ययीभाव हो सकता है कि नहीं। कमल नयन में अव्ययीभाव हो सकता है कि नहीं, तो अव्ययीभाव प्रथम पद प्रधान होता है, ये भी नहीं है। कर्मधारय है, इसमें कौन सा है, कर्मधारय। कमल नयन माने यहां पर जो नयन क्या है, नयन की विशेषता दी जा रही है, उपमा दी जा रही है। जहां उपमेय और उपमान भी हो, विशेषण विशेष हो, उस स्थिति में आपका क्या होता है, उस स्थिति में आपका कर्मधारय समास होता है। यहां नयन क्या है, नयन क्या है, यहां नयन उपमेय और उपमान कमल है। नयन की तुलना कमल से कर रहे हैं, तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, अगला है प्रेम निमग्न किस समास का उदाहरण है। प्रेम निमग्न देखिए बहुत ही सरल है, हमें आपको बताया प्रेम निमग्न। देखिए इसकी अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रेम में, प्रेम में क्या हो जाएगा, प्रेम में निमग्न क्या होगा, प्रेम में निमग्न। अब देखिए आप एक बात देख रहे हैं, यहां पर एक विभक्ति का प्रयोग हुआ है में, और में किस कारक की विभक्ति है, अधिकरण। में किस कारक की व्यक्ति है, अधिकरण कारक की है ना। तो यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि कारक और विभक्तियों का प्रयोग जिस समास में है वो तत्पुरुष है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। प्रेम निमग्न में कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। बहुव्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका जगन्नाथ। देखिए जगन्नाथ, जगन्नाथ में कौन सी संधि है। पहले तो ये देखिए हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जगत, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ। ठीक है, ये ना बना है, जगत धन नाथ। अब देखिए ये जो ता है, ये पहले तो व्यंजन संधि हो गई, क्योंकि एक तरफ आपका क्या है, एक तरफ क्या है, ये देखिए हमने हलंत लगाया, इसमें इसका मतलब है स्वर नहीं है। तो जहां दोनों तरफ स्वर है वहां स्वर संधि है। यहाँ पे भी स्वर, और पहले पद के अंतिम पद में भी स्वर, पहले पद के अंतिम जो वर्ण है वो स्वर हो, और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वो भी स्वर हो, तो वहां स्वर है, अन्यथा अर्थ में व्यंजन संधि है। तो यहाँ पर देखिए हलंत लगा है, इसलिए ता आपका कैसा है, व्यंजन है, तो व्यंजन संधि है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ एक व्यंजन संधि का नियम होता है कि इधर अगर आपका ता है, ठीक है, इधर अगर आपका ता है, अर्थात किसी भी वर्ण का प्रथम पद है, और इधर अगर ना है, तो क्या होता है, तो क्या होता है, जो जिस वर्ग का वर्ण है उसका पंचमाक्षर हो जाता है। तो जो ता है इसका पंचमाक्षर क्या होगा, ना ही तो होगा, ता था दा धा ना। तो यहां पर भी हलंत वाला ना लग जाएगा, और हलंत वाला ना लगेगा तो आधा ना ये, पूरा ना ये, तो जगन्नाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा ता का क्या हो गया, आधा ना, पंचमाक्षर हो जाता है उसी वर्ग का, ता था दा धा ना। अगर यहाँ पा होता तो पा फा भा भा मा हो जाता, ठीक है, और का होता तो का खा गा गा ये वाला अंगा हो जाता। आप समझ पा रहे होंगे। तो जगन्नाथ हो गया, तो ये आपका बी ऑप्शन जगन्नाथ सही हो जाएगा। ता का ना हो गया तो आधा ना और पूरा ना आपका आ जाएगा। अगला है जगदीश, वही बात आ गई। अगला इसमें है जगदीश, जगदीश का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा जगत, जगत धन ईश, जगत धन ईश। ठीक है, इसको भी हम समझाएंगे आपको। जगत धन ईश ये भी व्यंजन है, क्योंकि एक तरफ व्यंजन है एक तरफ स्वर है, तो एक तरफ व्यंजन और एक तरफ स्वर, एक तरफ व्यंजन दूसरी तरफ भी व्यंजन, तो भी व्यंजन, माने दोनों तरफ स्वर है तभी स्वर संधि होगी, अन्यथा अर्थ में व्यंजन संधि है। ठीक है, अब जगत धन ईश, एक तरफ अगर आपका व्यंजन दूसरी तरफ स्वर है, तो जो आपका ता हो पहला वर्ण है, और दूसरी तरफ मतलब सघोष वर्ण है, अर्थात कहें तो उनमें स्वर हैं, तो ता वर्ण जो है वो आपके अपने ही वर्ग के तीसरे में चला जाएगा, तीसरा वर्ण। जैसे आपका एक तो हो गया ता वर्ग, एक हो गया का वर्ग, पा वर्ग, तो ता का तीसरा क्या हो जाएगा, ता था दा, का खा गा, पा का पा फा बा। तो कहने का मतलब अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में चला जाएगा। तो ता का तीसरा वर्ग, ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, जगदीश दा, तो जगदीश हो जाएगा, जगदीश हो जाएगा, माने ता का आपका दा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका सही है। आशा करते हैं आपको समझ आ रहे होंगे ये सभी प्रश्न। अगला है पवित्र का संधि विच्छेद है।
पवित्र का संधि विच्छेद है। पल धन इत्र, पो धन इत्र, पहा धन इत्र, पवि धन इत्र। पवित्र का बताइए। देखिए पवित्र में पहले तो संधि है आपकी अयादि। कौन सी संधि है? अयादि। अब संधि विच्छेद इसकी क्या होती है? संधि विच्छेद देखिए पवित्र है। अब देखिए पवित्र शब्द है, अयादि कहती है, अयादि संधि क्या कहती है कि अगर ए आई ओ औ के बाद, ए आई चार आपके वर्ण हैं, ए आई और ओ औ, इनके बाद अगर कोई असमान स्वर योग करे, असमान स्वर माने ये कोई वर्ण दिया है उनमें ए और आई और ओ और औ, माने इन्हीं वर्णों के साथ इन्हीं का योग ना हो, उस स्थिति में आपका क्या होता है? ए का तो अय, आई का आय, ओ का अब और औ का आब हो जाता है। अब हमने कहा पवित्र, तो पवित्र शब्द में देखिए यहां देखो, अगर हम इत्र निकाल दें, ये वाला ई और त्रा निकाल दें तो इत्र, बचा क्या? पब, बचा क्या? पब, पब बचा ना। अब पब में अब निकल गया, पब में क्या निकल गया? आपका अब निकल गया, और अब माने होता है, आपको बताया ओ, अब ओ के स्थान पर अब होता है, तो यहां पर पो हो जाएगा। अगर हम अब यहां से निकाल लें तो यहां पर पा हलंत बच गया, और पा हलंत और ओ मिलकर हो जाएगा पो, तो पो धन इत्र हो जाएगा, माने अयादि संधि। पो धन इत्र माने अयादि संधि। चलिए देखते हैं अगला। अगला संधि आपकी है उच्छ्वास। उच्छ्वास, उच्छ्वास कह सकते हैं इसको, उच्छ्वास। अब देखिए उच्छ्वास में आपकी कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, दोनों तरफ व्यंजन है। अब उच्छ्वास में देखते हैं कौन सी संधि है। देखिए इसकी संधि होगी उत धन श्वास। उत धन श्वास नियम मैं आपको बताऊंगा क्या है उत धन श्वास। देखिए अगर याद रखना, अगर व्यंजन संधि में एक तरफ आपका दूसरे पद में शाह है, कौन सा शाह है? आपका दूसरे पद में आपका ये कौन सा शाह है? तालव्य शाह है, और इधर आपका दंत वर्ण है जैसे ता, तो याद रखना अगर इधर आपका तालव्य शाह है और इधर ता है तो शा की जगह तो छा हो जाएगा, शा की जगह क्या हो जाएगा? छा, और ता की जगह क्या हो जाएगा? चा, ता की जगह क्या हो जाएगा? चा, तो ये हो जाएगा उच्छ्वास। क्या हो जाएगा? उच्छ्वास। तो ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है उत धन श्वास, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगली संधि है बांग में। बांग में संधि। अब देखिए बांग में क्या कह रही है? बांग में ये क्या शब्द है? देखिए ये कौन सी जो वर्ण है? ये है आपके का वर्ग का पांचवा वर्ण। का वर्ग का पांचवा वर्ण जो अंगा है वो है। ठीक है, बांग में। अब देखिए हमने आपको बताया था जब इधर आपका कोई पंचमाक्षर हो और इधर भी आपका पंचमाक्षर है, अर्थात ये जो वर्ण है इसके स्थान पर आपका पहला वर्ण रहा होगा, अर्थात जो भी जिस वर्ग का वर्ण है उसका पांचवा वर्ण हो जाता है। इधर आपका कोई पंचमाक्षर अगर हो तो ये हो जाएगा बाक धन में। अब देखिए मैंने ये का क्यों लिया? क्योंकि इसका पहला वर्ण कौन सा होगा? का ही तो होगा, का खा का गंगा, तो ये हो गया बाक धन में। ठीक है, बाक धन में आपका ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाक धन में। बाक माने बोलना। ठीक है, बाक माने बोलना, बाक धन में। और ये अंगा, ये अगर ये वाला अंगा नहीं होता, ना होता तो ता होता, यहाँ ना होता तो ना का पहला वर्ण क्या? ता, ता था दादा ना, पा हो, और यहाँ माँ ही होता तो क्या होता? पा, क्योंकि माँ का पहला वर्ण क्या है? पा। जिस वर्ग का है उसी का पंचमाक्षर के स्थान पर पहला वर्ण हम संधि विच्छेद के समय कर देते हैं। अगला हम लेते हैं, प्रश्न है उत्कर्ष का विलोम क्या है? उत्कर्ष का विलोम क्या है? परमोत्कर्ष, अपकर्ष, विकर्ष या इनमें से कोई नहीं? आप लोग जल्दी से बताएं कि आपका उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम आपका कौन सा हो जाएगा? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम कौन सा हो जाएगा? अपकर्ष हो जाएगा। अगला देखते हैं, नयन की संधि क्या है? नयन की संधि क्या है? देखिए मैंने आपको बताया अयन आ रहा है, नयन, नयन। अब देखिए नयन में आपने ना निकाल लिया और ये बच गया अयन। ठीक है, और ना में हमने अयन में भी यहां से आ निकाल लेंगे तो अय बचेगा, अय हलंत लगाएंगे और ये अन बच जाएगा क्योंकि इसमें स्वर जुड़ा है। अब अय माने क्या होता है? हमने आपको बताया ए आई ओ औ
के बाद असमान स्वर आए तो ए का अय, ओ का औ, आई का आय, औ का आब हो जाता है। तो अय है तो ए हो जाएगा, तो ये ना पे ए की मात्रा लग जाएगी तो ने हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ने। और इधर आपका क्या बचा? अन। तो ने धन अन है कहीं? है बिल्कुल भैया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नयन माने कौन सी संधि है आपकी? इसमें अयादि संधि है। पुत्र का पर्यायवाची कुमारी, बेटा, पोता, बेटी। देखिए अरे अभी तो सरल है, बेटा हो जाएगा। ठीक है। अगला, पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा? पत्थर का बताएं। पाषाण, ढेला, चिक्का, कंकर। देखिए ये नहीं है, पाषाण पत्थर होता है, पाषाण माने पत्थर होता है। ठीक है। नर का विपरीतार्थक या विलोम क्या होगा? नर का पुरुष, व्यक्ति, धनी या नारी। नर का नारी होता है, बहुत ही सरल है ये। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहेंगे? बताएं। स्त्री विहीन, पत्नीहीन, नारी विहीन नहीं, विधुर कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, और जिस स्त्री पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है? सावधान होना, प्रतीक्षा करना, ध्यान देना या बहकाना। कान देना मुहावरे का अर्थ क्या है बताएं। तो सही अर्थ हो जाएगा कान देना का, कान देना माने कान दो, कान लगाओ अर्थात ध्यान दो। कान देना या कान लगाना माने ध्यान देना। सी ऑप्शन सही है। अगला हमारा हृदय का विशेषण है। हृदय का विशेषण है बताएं। हृदय, हार्दिक, हृदयी या इनमें से कोई नहीं। हृदय का विशेषण क्या होगा? हृदय का विशेषण क्या होगा बताएं। हृदय का विशेषण इनमें से कौन सा हो जाएगा? हार्दिक। इक प्रत्यय लग के हृदय में आपका हार्दिक हो जाएगा हृदय का विशेषण। महाशय का संधि विच्छेद। देखिए महाशय की संधि विच्छेद क्या होगी? देखिए महाशय में आपकी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। पहले तो महाशय में संधि का नाम क्या है? दीर्घ। हमने दीर्घ का क्या बताया? जब कोई समान वर्ण योग करते हैं तो उसका दीर्घ हो जाता है। तो महाधन आशय, महा में आ और आ योग कर रहा है ना, महाधन आशय, तो दोनों योग आप दीर्घ ही हैं और दीर्घ ही आपका हो जाएगा। सही है। महाशय में दीर्घ स्वर संधि है। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में कौन सा प्रत्यय है? उक, का, अक या उक। देखिए बैठक, अक, बैठ में आपके बैठ में अक प्रत्यय लग गया, बैठक हो गया। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर हमने आपको बताया लंबोदर के पर्यायवाची बन जाएंगे। लंबोदर में जिसका उदर लंबा है, ऐसा कौन सा देवता है? तो वो है गणेश, गजानन, ये सब। तो जहाँ दोनों पद आपके प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान है वहाँ होता है बहुब्रीहि समास। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। तो ये साथियों हमारे रहे कितने? कुल 30 प्रश्न महत्वपूर्ण रहे और ये हमारी पहली प्रश्नोत्तरी थी। आपको कैसा लगा आज का हमारा सेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। और कोई भी आपके प्रश्न किसी भी व्याकरण की दृष्टि से जो भी बिंदु हैं, प्रकरण हैं, उनसे कोई भी आपका प्रश्न है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, उसका समाधान मैं आपको अवश्य दूंगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।